जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा की 48वीं वीडियो बनाकर इसके 120 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा 49वीं वीडियो बनाकर इसके 121 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा की सीमाओं से संबंधित है, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम न्यायाधीशों के आचरण पर संसदीय चर्चा का प्रतिबंध पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ्यांश अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा की सीमाओं से संबंधित है, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में। यह स्पष्ट करता है कि संसद के भीतर न्यायाधीशों के कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ी किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं है। इस नियम का एकमात्र अपवाद तब है जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए याचिका प्रस्तुत करने हेतु एक प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और न्यायाधीशों के दैनिक कार्यों पर अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके। इस प्रकार यह खंड संसदीय प्रक्रिया और न्यायिक स्वायत्तता के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाए, जिसमें न्यायाधीश को इसके पश्चात उपबंधित रूप में हटाने की प्रार्थना की गई हो। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास पहलू पर बात कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो अक्सर शायद उतनी सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन हमारे लोकतंत्र के जो दो मजबूत स्तंभ है ना, संसद और न्यायपालिका, उनके बीच का जो रिश्ता है उसे समझने के लिए ये बेहद जरूरी है। हमारे पास आज स्रोत के तौर पर है संविधान का अनुच्छेद 121 जी, आर्टिकल 121। और ये अनुच्छेद ना कुछ खास हालात में संसद में जो चर्चा होती है उस पर कुछ पाबंदी लगाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस अनुच्छेद को खोलकर देखें, इसकी परतें समझें कि भाई ये कहता क्या है, क्यों कहता है, और जो शक्तियों का बंटवारा है और ख़ास तौर पर न्यायपालिका की आज़ादी, उसके लिहाज से इसके मायने क्या हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अनुच्छेद 121 स्रोत में ये साफ लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा इसमें उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। पहली बार सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। मतलब संसद में जज अपने काम के दौरान कैसा बर्ताव करते हैं उस पर आम बहस नहीं हो सकती। लेकिन फिर सवाल उठा है कि ऐसी रोक क्यों? आखिर संसद तो हम मानते हैं जनता की आवाज है, वहां तो हर मुद्दे पर खुलकर बहस होनी चाहिए, है ना? तो यहां दांव पर क्या लगा है? जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब, जैसा आपने इशारा किया, वो सीधा जुड़ा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत से। अब सोचिए, अगर संसद में, जो कि एक राजनीतिक मंच है, वहां न्यायाधीशों के हर फैसले पर, उनकी हर टिप्पणी पर या उनके काम करने के तरीके पर रोज बहस होने लगे तो क्या होगा? असल में इसका मकसद ही यही है कि जजों को राजनीतिक दबाव से बचाया जाए, आलोचना के डर से या संसद में जो बहसें चलती हैं उनके शोर शराबे से उन्हें दूर रखा जाए। संविधान बनाने वाले ये चाहते थे कि जज बिना किसी खौफ के, बिना किसी तरफदारी के, सिर्फ और सिर्फ कानून और जो तथ्य सामने हैं उनके आधार पर फैसले लें।
अगर उन्हें ये डर लगा रहेगा कि भाई मेरे इस फैसले पर संसद में हंगामा हो जाएगा या मेरी व्यक्तिगत आलोचना होगी, तो क्या वो निष्पक्ष रह पाएंगे? शायद नहीं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। जी बिल्कुल, एक सुरक्षा कवच, ताकि बाहरी दबाव जो है वो न्यायिक कामकाज पर हावी ना हो। लेकिन फिर अनुच्छेद का वो दूसरा हिस्सा, वो कहता है कि चर्चा हो सकती है, पूरी तरह रोक नहीं है। ये लिखा है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पर ही होगी। तो ये अपवाद क्यों? इसका क्या महत्व है? हाँ, ये पूरी तरह रोक नहीं है, और यही इस अनुच्छेद की सबसे अहम बारीकी है, आप कह सकते हैं। ये अपवाद उतना ही जरूरी है जितनी कि वो रोक। ये कहता है कि हाँ, सामान्य तौर पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर किसी जज का आचरण ऐसा है, उस पर सवाल इतने गंभीर हैं कि उन्हें पद से हटाने की नौबत आ गई है, जिसे हम आम भाषा में महाभियोग या इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया कह सकते हैं, तो उस खास प्रस्ताव पर जब बहस होगी, तब उनके आचरण पर चर्चा हो सकती है, सिर्फ तब। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि रोजमर्रा की नुक्ताचीनी नहीं, पर अगर मामला बहुत ही संगीन हो। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो सदन की कुल संख्या के आधे से ज्यादा हों। और ये सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही शुरू हो सकती है, ऐसे ही नहीं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल शायद इसीलिए है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, मतलब राजनीतिक बदला लेने के लिए या हल्के फुल्के ढंग से इसका प्रयोग ना हो। एकदम सही समझा आपने। रोजमर्रा की आलोचना से बचाना है, लेकिन अगर मामला वाकई गंभीर है, तो फिर जवाबदेही का एक रास्ता भी खुला रखा गया है, वो बंद नहीं है। ये एक संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ न्यायिक स्वतंत्रता को बचाना, उसे मजबूती देना, और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना कि न्यायाधीश भाई किसी भी तरह की जवाबदेही से एकदम परे नहीं है। ये अपवाद एक तरह से समझे तो एक सेफ्टी वॉल जैसा है, बहुत गंभीर हालात के लिए। ये वाकई बड़ा दिलचस्प संतुलन है। एक तलवार की धार जैसा लगता है यह अनुच्छेद। एक तरफ तो न्यायपालिका को राजनीतिक खवाओं से बचा रहा है, और दूसरी तरफ महाभियोग का वो मुश्किल रास्ता खुला रखकर ये भी पक्का कर रहा है कि वो पूरी तरह से निरंकुश न हो जाएं। ये संतुलन शायद हमारे लोकतंत्र की एक खासियत भी है, खासकर जब हम शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। हाँ, और ये अनुच्छेद उस सिद्धांत को यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स को जमीन पर उतारने का एक बहुत अहम जरिया है। हम जानते हैं, मोटे तौर पर कहें तो संसद का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम उन्हें लागू करना है, और न्यायपालिका का काम उनकी व्याख्या करना, विवाद सुलझाना। जी, तो अनुच्छेद 121 विधायिका यानी संसद और न्यायपालिका के बीच एक साफ रेखा खींचने में मदद करता है। न्यायिक कामकाज के मामले में ये पक्का करता है कि विधायिका अपने मंच का इस्तेमाल न्यायिक कामकाज में दखल देने के लिए न करे या जजों पर उनके फैसलों के लिए दबाव बनाने के लिए ना करे। जरा सोचिए, अगर संसद में जजों के फैसलों पर तीखी राजनीतिक बहसें होने लगे रोजमर्रा में, तो आम लोगों की नजर में न्यायपालिका की निष्पक्षता का क्या होगा, उसकी विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ेगा। यह अनुच्छेद उस स्थिति से बचाता है, न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने में मदद करता है। इस नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक नियम या प्रक्रिया नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका की जो आजादी है उसकी बुनियाद का एक अहम पत्थर है। बिल्कुल, ये जजों को एक तरह का भरोसा देता है कि भाई आप चिंता मत कीजिए, राजनीतिक नफा नुकसान मत देखिए, बस कानून के हिसाब से फैसला सुनाइए। बिल्कुल, और ये भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, न्यायपालिका का काम अक्सर मुश्किल होता है। कई बार उन्हें ऐसे फैसले देने पड़ते हैं जो शायद लोकप्रिय ना हो, अलोकप्रिय हों। कई बार न्यायपालिका को संसद के बनाए कानूनों की संवैधानिकता को परखना पड़ता है या सरकार के कामों की समीक्षा करनी पड़ती है। अब अगर न्यायपालिका खुद ही संसद के दबाव में आ जाएगी, तो वो अपनी ये संवैधानिक जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? बात तो सही है, लेकिन यहाँ एक सवाल और मन में आता है। क्या ये जो सुरक्षा कवच है, ये जो रोक है, ये कभी-कभी पारदर्शिता की राह में या जवाबदेही की राह में एक रुकावट जैसा भी लग सकता है? मान लीजिए किसी जज के आचरण को लेकर चिंताएं हैं लोगों में, लेकिन वो शायद इतनी गंभीर नहीं है कि हटाने का प्रस्ताव लाया जाए, या शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है वैसा प्रस्ताव लाने की। तो क्या ऐसी स्थिति में संसद बिल्कुल चुप रहेगी? क्या इस अनुच्छेद की वजह से कोई जरूरी चर्चा भी रुक सकती है? ये एक वाजिब सवाल है, और इसे समझने के लिए हमें अनुच्छेद के शब्दों पर थोड़ा गौर करना होगा। ये अनुच्छेद संसद में कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण, मतलब कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज पर चर्चा को रोकता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका से जुड़े किसी भी मुद्दे पर संसद में बात ही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। जैसे न्यायपालिका के कामकाज से जुड़े जो सामान्य मुद्दे हैं, मान लीजिए मुकदमों में देरी हो रही है, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो, हालांकि उस पर भी अलग नियम है, या न्यायपालिका के लिए बजट कितना हो, इन सब पर तो बहस हो सकती है। अच्छा। ये अनुच्छेद खास तौर पर किसी जज के व्यक्तिगत न्यायिक आचरण पर संसद में बहस को रोकता है, जब तक कि वो हटाने वाला प्रस्ताव न हो। मकसद है व्यक्तिगत न्यायाधीशों को राजनीतिक हमलों का निशाना बनने से बचाना। और जहां तक पारदर्शिता और जवाबदेही का आपका सवाल था, उसके और भी रास्ते हैं ना, जैसे अदालती फैसलों का सार्वजनिक होना, उनकी अकादमिक आलोचना होना, मीडिया में रिपोर्टिंग होना, और खुद न्यायपालिका के अपने अंदरूनी तंत्र भी हैं। अनुच्छेद 121 सिर्फ एक खास मंच यानी संसद पर एक खास तरह की चर्चा को सीमित करता है, सबको नहीं। अच्छा, तो इसका दायरा सीमित है, मतलब व्यक्तिगत जज के न्यायिक कामकाज पर सीधी संसदीय बहस नहीं होगी, लेकिन न्यायपालिका से जुड़े बाकी मुद्दों पर बात हो सकती है। और जवाबदेही के लिए वो महाभियोग वाला रास्ता तो है ही, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। हाँ, और उस रास्ते का कठिन होना भी, जैसा हमने पहले कहा, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि जज बिना किसी छोटे मोटे राजनीतिक विवाद के डर के अपना काम कर सकें। अगर हटाने की प्रक्रिया बहुत आसान होती, तो शायद ही कोई जज मुश्किल या विवादास्पद मामलों में कड़े फैसले लेने की हिम्मत कर पाता। हाँ, ये बात समझ में आती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब थोड़ा समेटने की कोशिश करें, तो ये अनुच्छेद सिर्फ जजों के लिए या संसद सदस्यों के लिए ही तो महत्वपूर्ण नहीं होगा। आम नागरिक के जीवन से इसका क्या ताल्लुक है? उन्हें क्यों परवाह होनी चाहिए कि अनुच्छेद 121 क्या है, क्या नहीं है? देखिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो है, वो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। ये अनुच्छेद उसी स्वतंत्रता को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। और जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, तभी तो वो ये सुनिश्चित कर पाएगी कि हर नागरिक को, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कानून के सामने बराबरी का हक मिले, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, और सरकार की या किसी भी ताकतवर संस्था की मनमानी पर रोक लग सके। अगर न्यायपालिका राजनीतिक दबाव में काम करने लगे, तो फिर कानून का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 121 भले ही सीधे तौर पर ना लगे, पर यह हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए जो जरूरी माहौल है, उसे बनाने में योगदान देता है। ये सिर्फ जजों की सुरक्षा नहीं है, ये असल में न्याय की सुरक्षा है। ये तो बहुत गहरा मतलब है इसका। मतलब ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को संभालने वाले जो स्तंभ हैं, उनमें से एक को मजबूती देने वाला प्रावधान है। इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर की सोची होगी, कैसे इन संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, अगर आप संविधान सभा की बहसों को देखें, तो ये साफ पता चलता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कितना ज्यादा जोर दिया गया था। उन्हें ये अंदाजा था कि भविष्य में कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति बढ़ सकती है और न्यायपालिका पर दबाव आ सकता है। अनुच्छेद 121 जैसे प्रावधान उसी दूरदर्शिता का नतीजा है। ये एक तरह से विधायिका की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन साधने का प्रयास है। सामान्य बहस को रोककर न्यायपालिका की आजादी की रक्षा करता है, लेकिन साथ ही गंभीर कदाचार या अक्षमता के मामलों में महाभियोग प्रस्ताव के जरिए जवाबदेही का एक रास्ता भी खुला रखता है। ये शक्तियों के बंटवारे को बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक औजार है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये प्रावधान न्यायपालिका को विधायिका के संभावित अतिक्रमण से या अनुचित प्रभाव से बचाने के लिए है। ये उन्हें केवल कानून और संविधान के प्रति जवाबदेह बनाता है, न कि रोजमर्रा की राजनीतिक हवाओं या दबावों के प्रति। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच का ये संतुलन कितना नाजुक होता है, और अनुच्छेद 121 जैसे संवैधानिक उपाय इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये संतुलन कोई स्थिर चीज नहीं है। ये हमेशा बदलता रहता है, गतिशील रहता है। समय और हालात के साथ इसकी व्याख्या पर, इसके अमल पर सवाल उठते रहते हैं, बहसें होती रहती हैं। ये विश्लेषण वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के समय में जब सूचना इतनी तेजी से फैलती है, राजनीतिक बहसें इतनी तीखी हो गई हैं, तब स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच ये संवैधानिक संतुलन कितना कारगर है, और क्या भविष्य में इसे बनाए रखने के लिए हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको लगातार सोचते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है
आपको इससे आपकी जानकारी बड़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।